नमस्ते सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अजीत कुमार सिंह अपने शोध से संबंधित कार्य के लिए यहाँ पे आया हूँ। हमें पता चला कि आपने हमारे शोध से संबंधित महत्वपूर्ण नाटक अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजों का मंचन किया है। तो मैं आपसे इसके अनुभव और इस किस प्रकार से मंचन किया है उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को इस के अंतर्गत मैं समाहित करूँगा। तो सर आपसे निवेदन है सर कि आप प्लीज़ अपना परिचय देते हुए इसकी कथा वस्तु से परिचय कराएं। जी, मेरा नाम सनत कुमार, मैं पटना से हूँ और पिछले 30-32 वर्षों से लगातार रंगमंच पर ही हूँ और गोवा नाट्य विद्यालय से भी पास आउट हूँ। अगले जन्म में बिटिया न कीजों के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो कथ्य है 2 स्तर पे चलता है। एक तो एक जातक कथा है और दूसरे स्तर पे एक दंपति, पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। दोनों सामान्य से जीवन जी रहे हैं। जातक कथा में एक मैना है और एक तोता है, वो सूत्रधार के रूप में काम करते हैं। तोता और मैना के जरिए ही कहानी आगे बढ़ती है और उसी क्रम में एक राजा है, एक रानी है, उसके एक पुत्र है। उसकी अभी अभी एक पुत्री का जन्म हुआ है और उस जन्म होते ही जो उसका भाई है, जो पुत्री का भाई माने राजा का बेटा, उसको देख करके बहुत मोहित होता है। इतना सुंदर खूबसूरत होती है और मन ही मन उसको कहने लगा कितनी खूबसूरत है ये। और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है और ये जो उसका जो राजकुमार है वो राजकुमारी को देख करके बहुत प्रसन्न रहता है और वो प्रेम करने लगता है, अगाध प्रेम करने लगता है उससे। यहाँ भाई बहन के अंदर में भी प्रेम है, जो भाई बहन के वास्तविक प्रेम होते हैं वो है। और ये लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। जातक कथा में पुनः फिर आता है कि माने अंत, ये उसका अंत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो घटनाक्रम ऐसे बढ़ती है कि वो बढ़ जाता है और वो चाहता है कि हम उससे शादी करें। क्योंकि बहन है तो सामाजिक रूप से एक दबाव रहेगा कि भाई बहन से कैसे कोई शादी कर सकता है। लेकिन उसी दरमियान में वो एक षड्यंत्र रचता है। वो जाता है कि वो जब भी शादी के लिए बात करते हैं राजा और रानी तो वो मना कर देते हैं और वो षड्यंत्र के तहत वो जाते हैं जंगल में। और जंगल में एक ख़ास तरह का फल है भटको। वो चूँकि उस लड़की को पसंद है, राजकुमारी को, और वो एक ऐसे स्थान पर रखते हैं कि जहाँ से उसकी आवाजाही होती है। और उसने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस फल को खाएगा उसी से मैं विवाह करूँगा, अन्यथा विवाह नहीं करूँगा। अब घटनाक्रम ये है कि ये इन सब घटनाओं से अनजान वो राजकुमारी उधर से आती है सखियों के साथ और वो फल को देखती है और लेकर के खा लेती है। उधर राजा और रानी ये विचार करते रहते हैं कि चलो पहले तो नाना करता था विवाह के लिए, अब जो है वो कह तो रहा है, ज़रूर ऐसा है कि महल में ही कोई दासी हो या कोई हो जो उसको पसंद है। और ढिंढोरा के अनुसार जब वो फल खा लेती है तो होता है कि मैं तो उसी से विवाह करूंगा जो वो फल खाएगा, और वो तो उसकी बहन खा लेती है। अब वो उसकी माँ जो है कहती है कि भाई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, संभव कैसे है। लेकिन पुरुषवादी समाज और पुरुष विचारधारा, राजा कहता है कि नहीं, उसको किसने कहा था फल खाने को। जब राजकुमार ने ढिंढोरा पिटवाया था, क्या वो अनजान थी? और अनजान भी थी तो वो फल खाया है तो अभी निश्चित है कि उससे विवाह होगा। राजा अडिग रहते हैं और रानी उसका प्रतिकार करती है। इधर क्या होता है कि दूसरे ये में कि उसके पत्नी के भाई की शादी है और वहाँ जाने के लिए वो प्रेरित है कि मुझे वहाँ जाना है विवाह के लिए। और इधर घर में रह जाएंगे बाप, भाई और बहन। बाप जो है लड़की का जो बाप है वो उनको छोड़ने जाते हैं बस स्टैंड। वहाँ से शाम में आते हैं, वो पी करके आ रहा है और पी कर जब आते हैं तो वो अपने कमरे में जाने के बजाय बेटी के कमरे में जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं।
उस बेटी को समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि इतनी भी बड़ी नहीं है। फिर ये जो है उसका भाई देखता है और कुछ प्रतिकार नहीं करता है, चुपके से देखता है। और जब बाप निकल जाता है तो ये सोचता है कि जब बाप ने ही ऐसा किया तो मुझे करने में क्या है। फिर उसके साथ वह भी बलात्कार करता है। और ये इस घटना से वो इतना सुन्न हो जाती है कि वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। उसका परीक्षा है, परीक्षा देने भी नहीं जाती है। तब उसकी सहेलियों को ये और उसके मित्रों को ये संदेह होता है कि ये कभी परीक्षा तो छोड़ती नहीं है, क्या उसको परीक्षा का फीवर हो गया है, जो होता है अमूमन, जिसको कहते हैं एग्ज़ाम फीवर हो गया होगा। तो सब मजाक भी करते हैं, लेकिन फिर जब फ़ोन लगाते हैं नहीं उठता है फ़ोन, तो बार बार फ़ोन लगाने के बाद दिन प्रतिदिन बीत रहा है, तो उसके लोग आते हैं पूछने के लिए कि अनी कहाँ है। तो उसका भाई कभी लौटा देता है, नहीं है यहाँ, चली गई है। तो बाप कुछ करके, और तब तक लगातार उसके साथ बलात्कार हो रहा है घर में। और वो इस सबसे इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही, हर चीज़ से डर रही है। उनकी जो सहेली है अचानक से उसके भाई को धक्का देकर घर में घुसते हैं। सभी लोग धड़धड़ा के अंदर घुसते हैं, देखते हैं, एनी एनी पुकारते हैं और सब वो डर कर चिल्लाती है, वो संभालने की कोशिश करती है। और फिर धीरे धीरे बातों को वो जब बताने लगती है तो लोग को लगता है ये हो क्या गया। और फिर कहानी उस तरफ बढ़ती है राजा रानी वाले में। वहाँ विवाह तय हुआ है, लेकिन उस आंगन में चहल पहल तो है, लेकिन कोई पक्षी उसमें चुगने नहीं जा रहा है। मैना चुगने के लिए कह रहा है, अरे इतना बढ़िया बढ़िया अनाज है वहाँ छिटा हुआ, चलो ना चुग लेते हैं और बच्चों के लिए भी ले जाएंगे। तो वो उसके जो तोता है वो कहती है कि नहीं, उस घर में दाना चुगना क्या, पानी पीना भी पाप है। बोले क्या? तो हाँ, उसके जो ये राजकुमार की शादी नहीं हो रही, राजकुमारी की शादी नहीं हो रही है, ये दोनों की एक साथ शादी हो रही है। तो बोले बट दोनों की शादी एक ही दिन है, ऐसा नहीं है कि दोनों का एक ही साथ शादी है, ठीक है ना। तो लेकिन कहता है कि नहीं ऐसा ही है। और ये बात राजकुमारी सुन लेती है। राजकुमारी जब सुनती है तो कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया से हमारी शादी कैसे हो सकती है। लेकिन पहले उसमें ये बताया गया कि पहले पशु पक्षी बोला करते थे और सच बोला करते थे। तो ये जान करके वो क्या करती है कि निकल जाती है, दौड़कर भागती है कि शादी है आज, अगर नहीं शादी हुई तो माने आज नहीं निकली तो शादी हो जाएगी। वो निकलती है, दरिया में नाव पे सवार होकर के चल देती है। सभी लोग दौड़े भागे जाते हैं, तूफान आया हुआ है, और वो जाते हैं और वो पूछती है कि भाई ऐसा है कि तुम कहाँ जा रही हो, डूब जाओगी, लौट आओ बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। माँ बोलती है, तो वो बोलती है कि अभी अभी तो तुम मेरी माँ थी, अब थोड़ी देर बाद तुम मेरी सास हो जाओगी, मैं किस नाते लौट कर आऊँ। बाप बोलता है, राजा बोलते हैं, तो बोलते हैं कि राजा जी ऐसा है कि आप अभी तक तो मेरे बाप थे, अब ससुर होंगे, मैं किस नाते लौट कर आऊँ। भाई जब बोलता है तो कहे अभी तो आप मेरे भाई थे, अभी आप मेरे स्वामी हो जाएंगे, मैं किस नाते लौट कर आऊँ, इससे तो अच्छा है कि यहीं डूब धंस के मर जाऊँ। जातक कथा इस मोड़ पे आती है और वो नौका डूब जाती है, वहाँ ख़त्म होती है। इधर के दिनों में क्या होता है कि सखियाँ जब लेकर आती हैं और माँ लौट कर जब आती है तो माँ को अन्य बातों में इन्हीं को लेकर के वो लोग चले जाते हैं, उसके सखी और मित्र लोग। और जब माँ आती है तो इन्हीं के बारे में पूछते हैं कि भाई कहाँ है, तो बोलते हैं वो सखियों के साथ गई है, टूर गई है, फलाना। तो एक दिन बहाना हो सकता है, 2 दिन बहाना हो सकता है, लेकिन तीसरे दिन वो पता लगाने के लिए निकलती है और पता चलता है कि उसकी एक बच्ची है, बच्ची का बर्थडे है। तो वो सब कुछ तोड़ करके वहाँ जाती है और उनके जो मित्र हैं उनको कॉलेज जाने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारे माथे पे थोड़े लिखा है कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है, तुम अगर कहोगी तब ऐसा लोग जानेंगे ना, नॉर्मली तुम जैसे जाती हो वैसे जाओ और अपने जीवन को मत नकारो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो, जीवन को जियो। पाप जिसने किया है वो भुगते ना, तुम काहे भुगतोगी। उसी में एक मित्र रहता है जो कहता है कि मैं वकील हूँ, एक वकील इसको लड़ने के लिए तैयार होता है और धीरे धीरे वकील जो है उससे प्रेम करने लगता है, इजहार भी करता है, दोनों की विवाह हो जाता है, दोनों से बच्ची होती है।
और बच्ची के जन्मोत्सव जो मनाया जाता है उसमें माँ अपने घर का खिड़की से फान करके वहाँ पहुँचती है, और जब ये घटनाओं का पता चलता है तो वो यहीं पे उसका एंडिंग है, एंड होता है। लेकिन इन्होंने शायद 2 एंडिंग भी दिया है नाटक में, तो आपके हिसाब से कौन सी एंडिंग सूटेबल है, या दर्शकों का मूड को ध्यान में रख के उन्होंने? मेरे ख्याल से सबसे सुखद एंडिंग उसका है जब वकील के साथ जब उसका विवाह हो जाता है और बच्ची का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं पे एंड कर देना चाहिए इस नाटक जी, ताकि सुखांत हो सके। एक ऐसे नोट पे जाए नाटक जहाँ पे लोग सोचें कि ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से निकलने के लिए एक मार्ग चाहिए। जी, नहीं तो ये जो मनोदशा है वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक है, समाज के लिए तो बेहद ही खतरनाक है। और मैं जिस समय इस नाटक को मैंने पढ़ा था और करना प्रारंभ किया था, उस समय आपको बता दूं कि मैं अखबारों से बहुत दुखी था। अखबारों में आए दिन इस तरह की खबरें आ रही थी। पहली बात तो मैंने विरोध किया था इस नाटक का कि भाई ये नाटक क्यों होना चाहिए, भाई बहन के बीच में विवाह और भाई बहन के बीच में और बेटी और पिता के बीच में संबंध जो ये दिखाए गए हैं ये अनैतिक है, अनाचार है। लेकिन जब ये अखबारों में मैंने पढ़ा, लगभग अखबार में हर दूसरे दिन हर दिन कोई न कोई खबर ऐसी आती थी कि फलाना बाप ने बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, भाई ने अपनी बहन के साथ बलात्कार कर दिया, या चचेरी बहन के साथ बलात्कार कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये घटनाएं समाज के अंदर हो रही हैं तो विभा रानी जो लिखा है, रानी जी ने जो लिखा है, विभा रानी जी ने बिल्कुल सही लिखा है, और इसे समाज के मुंह को दिखाना चाहिए। और जब तक देखेगा नहीं अपना चेहरा समाज, तब तक हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा और समाज का उद्देश्य तो कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा सर, अगला सवाल है, आपने इस नाटक को प्रस्तुत करने में कौन सी शैली अपनाई है? संगीत प्रधान शैली या फिर लोक नाट्य शैली? देखिए, लोक नाट्य शैली जो है, लोक नाट्य शैली में सांगीतिक रूप से इसमें गाने भी लिखे गए हैं, गानों के साथ लिखा गया है नाटक। तो मैंने लोक नाटकों की तरह इसका मंचन किया था। लोक शैली में थोड़े प्रयोग किए थे सेट को लेकर के, ऐसा जो थोड़ा एब्सर्ड लुक देते थे। मैंने दरवाजे लगा दिए थे और एक स्टेप लगाते, उसी पे आकर के लोग करते थे। फिर एक मैंने नाव कारीगरी करके बनवाया था उसको, और उससे वो ट्रेवल करती थी। तो इस तरह से हमने उसको गढ़ा था कि लोक नाट्य दिखे। अच्छा, तो बस लोक नाट्य की यथार्थवादी शैली भी थी इसमें कि नहीं सर? बिल्कुल 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 थी। और लोक शैली यथार्थवादी शैली का प्रयोग किया था, और इसमें संगीत का प्रयोग था? बिल्कुल, संगीत तो मैं छोड़ ही नहीं सकता था इसका। ये तो बहुत ही मजबूत पक्ष है इसका। संगीत में ही तो सारा कुछ कहती है वो। जैसे वो एक गाना मुझे याद है जी, उसमें है अगले जन्म मोहे बिटियान की जो दीजो नैसी सजाए रे, अगले जन्म मोहे बिटियान की जो। ये जो पुकार है, चित्कार है, एक दर्द है, वो लोगों के दिलों में आना चाहिए और लोगों को भय खाना चाहिए कि ये जो पाप कर्म है, इससे हमें जितनी जल्दी इस समाज को छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। अच्छा सर, मंच परिकल्पना के बारे में, किस तरह की मंच परिकल्पना थी? सेट कैसे तैयार किया था आपने? सेट में पीछे एक रैंप होता है बड़ा सा, जो थोड़ा ऊंचा है, उससे एक लगा हुआ एक सीढ़ी है। अच्छा, रैंप। हाँ, उसके बाद बीच में 2 लेयर में प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं चौड़ाई में पूरा, और उसके ऊपर एक तरफ दरवाज़ा है और फिर पीछे की तरफ एक दरवाज़ा है, जिससे कि एग्जिट एंट्री में हमें सहूलियत मिलती है और आगे स्टेप नुमा बन जाता है। ठीक है, जिससे कि लोक नाटकों की जो पद्धति है उसमें भी हम उसको फिट कर सकें जी। तो दोनों स्तर पे हमने काम किया था, क्योंकि इसमें एक नाटक के अंदर में भी नाटक है, तो उस नाटक को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। और लोक नाटकों में जैसे पीछे रैंप पे लोग बैठ करके गाना गाते हैं, उस तरीके से हमने भी उसको बनाया था जी सर। और किसी सामग्री का, ग्रामीण सामग्री? बिल्कुल हमने दुपट्टा का इस्तेमाल किया था। मिर्जई उसमें पहनते हैं लोग, और मिर्जई में ही हम एक पट्टा बांध करके मुकुट लगा करके राजा। मिर्जई? हाँ, मिर्जई।
ओके, इसका क्या यूज है सर? मिर्जाई पहनते हैं लोग, अच्छा। हाँ, सारे लोग पहनते हैं मिर्जाई, और दुपट्टा कमर में बांधते हैं, और नीचे में हमने पजामा दिया था, ब्लैक कलर का पजामा सभी लोग पहनते हैं। धोती का इस्तेमाल हमने नहीं किया था, ताकि ये लगे कि लोक नाटक और एपिसोड नाटक दोनों उसके अंदर कुछ कूट दे रहे हैं। क्या इसमें एब्सर्ड नाटक का भी कुछ एलिमेंट था क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एब्सर्ड नाटक का कहाँ था सर? देखिए, जब उसके सखियों और उसके जो मित्र हैं एनी के, वो जब उसको समझाते हैं, बात करते हैं, तो बहुत ही एपिसोड जैसा माहौल क्रिएट होता है। वहाँ लोक नाट्य जैसा कोई बात रह नहीं जाता। तो उसको बताने के लिए मुझे वो उस दिशा में जाना पड़ा थोड़ा जी, ताकि हम एक एपिसोड तरीके से बातचीत, एपिसोड तरीके से एक गंभीरता पूर्वक बातचीत, जेन्युइन सवाल उठाना, क्योंकि उसमें हम लोक नाट्य को ला करके उसका मर्म खत्म नहीं करना चाहते थे जी। तो यथार्थ होना चाहिए वहाँ पे, वो हमने प्रयास किया था। कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताइए, चरित्रों को कैसे आपने पेश किया है? चरित्रों को हमने अलग जैसे राजा को भी, राजा जो है वही हमारे यहाँ नीचे परिवार का हेड फैमिली जो पिता है वो बन रहा था, और रानी जो है वही एनी की माँ थी। एनी खुद राजकुमारी भी थी और एनी भी थी। अच्छा। और राजकुमार जो था वही इसका भाई भी था। तो हमने इन्हीं पात्रों को लेकर काम किया दोनों स्तर पे। हम चाहते तो दोनों को अलग कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, दोनों के कथानक और कि एक नाटक हो रहा है कहीं, उसको देखते हैं लोग, और वही चीज़ एक घटना हमारे ज़िंदगी में भी चल रहा है, तो उसको दिखाने के लिए और उसको सत्यतापूर्वक आए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। और बाकी तोता मैना मैंने एकदम अलग कर दिया था। और भी पात्र जो थे जो लोक नाटकों की तरह आते जाते थे, तो उसमें गाना होता था। और हाँ, नाव पर आना, नाव का जो बिंब है उसमें मैंने स्मोक का भी इस्तेमाल किया था, कलर्स के भी इस्तेमाल किए थे, जिससे कि एक सत्यता बाहर आए, लगे कि हाँ कोई घटनाएं ऐसी घट रही हैं। सिगरेट का इस्तेमाल किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिगरेट नहीं। स्मोक, वो स्मोक होता है जो धुआं पूरे माहौल को एम्बियंस क्रिएट करने के लिए, स्मोक का प्रयोग। हाँ, लाइट में इस्तेमाल होता है स्मोक। अच्छा सर, अगला सवाल है, चरित्रों के संवाद के बारे में आप कुछ बताइए। चरित्रों के संवाद मतलब कि मेकअप, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से थे, कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग, का अपने परिवेश के काल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने प्रयास ये किया था चरित्रों को लेकर के कि वो लोक जो नाटक हैं, हाँ, उसके चरित्र जैसे वो दिखें, लेकिन साथ साथ जहाँ जहाँ एपिसोड आता है, जहाँ जहाँ सत्यता दिखाने की बात आती है, तो एपिसोड जैसे लगे कि वो राजा की तरह एक तलवार ले करके राजा की तरह चल सकते हैं, लेकिन वहीं पे ये सब खोल करके वो एक सामान्य बन रहे हैं एक व्यक्ति, तो ये पुट हमेशा दिखते रहना चाहिए। और एपिसोड जहाँ हो रहा है वहाँ कैसे प्रोफाइल देना है, कैसे सीधी बात करनी है, और कैसे वहाँ पे अलग नहीं होना। लोक जहाँ होना है वहाँ पे फार्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, लोक की तरह इस्तेमाल करेंगे। लोक में थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है चीज़ों को, वो बड़ा करते थे। लेकिन जहाँ मुझे लगता था कि ये बड़ी गंभीर मुद्दा है, गंभीर बातचीत है, वहाँ मैं एकदम यथार्थ की तरह स्थिर कर देता था। गंभीर बात में यथार्थवादी, हाँ, गंभीर बातचीत में आपने यथार्थवादी शैली को अपनाया था। और बाकी नाटकों में पूरा नाटक देखेंगे तो लगेगा कि एक लोक शैली का नाटक जैसा दिख रहा है। लोक शैली को भी बातचीत में आपने, लोक शैली का, जब वो ड्रामा करने लगता था ना, तो वो लोक शैली आ जाती थी। लोक शैली का प्रयोग भी समाज में ना सर। तो ग्रामीण कूट होगा यहाँ पे? हाँ, ग्रामीण भाषा का पुट था। ग्रामीण भाषा को लेकर नहीं, भाषा तो मैंने उन्हीं का रखा था। हाँ, ग्रामीण पुट था। टोन बिल्कुल। तो सर टोन कहाँ का था? बिहार? जैसे बिहार का ही, बिहार में जैसे कुछ बाढ़ बख्तियारपुर का जो टोन आता है, वो था। कुछ मगही के टोन जो हैं वो आते थे, तो ये इन चीज़ों को हमने रखा। अच्छा सर, संगीत का किस तरीके से प्रयोग किया था? पूरी तरह से लोक संगीत, जो लोक जो हमारे बिहार के जो लोकगीत हैं उनको हमने रखा था। जैसे मैंने अभी आपको सुनाया भी, जैसे
एक उसमें एक गाना था जो हमारे लोक में है, ये असल में बिहार के पारंपरिक गीत में से आते हैं। निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर, जाना है सागर पार रे, निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर। ये जो लोक है हमारा, जो लोक गीत है, लोक संवाद है, उस तरीके से उसको रखने का प्रयत्न किया। अच्छा सर, प्रकाश परिकल्पना के बारे में कुछ बताइए। प्रकाश परिकल्पना का नाटक में किस प्रकार से प्रयोग हुआ? प्रकाश परिकल्पना में पूरे ये नहीं कहेंगे कि पूरे एब्सॉर्ड टाइप के प्रकाश में, जैसे अमूमन येलो और वाइट का इस्तेमाल होता है, तो वो नहीं, मैंने कलर का भी इस्तेमाल किया था, जिससे कि फोक का मज़ा लोगों को बीच में रहे। कलर लाइट, हाँ। येलो और वाइट लाइट, येलो और वाइट लाइट, येलो और वाइट। सर इमोशंस के अकॉर्डिंग किया था, मॉर्निंग हाँ, इमोशन, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें उसमें आती तो हैं। वो सर मैं जानना चाहूँगा हाँ, कि कैसे, जैसे किस चीज़ के लिए अब इस्तेमाल मॉर्निंग किया? दिखाना है तो येलो और रेड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मॉर्निंग के लिए आपने क्या यूज हाँ, किया था? हम ही लोग उसी नाटक की बात नहीं कर रहे, येलो एंड रेड रेड का इस्तेमाल करते हुए, ताकि एक उसके बाद जब रात्रि में जब वो तूफान आता है तो ब्लू लाइट एंड रेड लाइट का इस्तेमाल किया था। तूफान में हाँ, इसमें स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया था। ब्लू और रेड, ब्लू रेड एंड स्मोक। हाँ जी। फ्लिकर भी इस्तेमाल हुए थे इसमें फ्लिकर भी इस्तेमाल हुए थे, ठीक है, जिससे गति आ सके। अच्छा सर, और आपने बताया कि मॉर्निंग के लिए रात्रि में आपने ब्लू एंड रेड और स्मोक का प्रयोग किया हाँ, था। फ्लिकर का भी साथ में लिखिए। क्या सर? फ्लिकर, हाँ, वो फ्लिक FLIC करता है, वो लाइट अच्छा, जो फ्लिक करता है उसमें गति ला देता है। जैसे अगर तूफान आ रहा है, हाँ। तो तूफान में ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे चलता रहेगा, हाँ। लेकिन इतना दूर में चलने में वो फ्लिक करेगा, लगेगा कि यहाँ से यहाँ भाग गया। ओके, ठीक है ना, वो उस तरीके का। और कहाँ इस्तेमाल, इमोशंस के लिए आपने इस्तेमाल किया था लाइट का? बिल्कुल, इमोशंस के लिए कैसे सर? जैसे इमोशन के लिए बैकग्राउंड में ब्लू होता है, अच्छा, और background- फ्रंट शार्प होता है। अच्छा। जैसे वाइट या येलो का, येलो प्रोफाइल से येलो और फ्रंट से वाइट। एक मिनट सर, हाँ क्या किया था सर? जैसे बैकग्राउंड से ब्लू, बैकग्राउंड हाँ, में ब्लू, ठीक ब्लू, है। ठीक है, और फ्रंट में वाइट, फ्रंट में वाइट, हाँ, क्रॉस से येलो, क्रॉस से येलो। सर आप इसकी व्याख्या किस तरीके से आप देखते हैं? इसकी व्याख्या स्त्रीवादी दृष्टिकोण से या किस तरीके से, मतलब आपको क्या लगता है ये नाटक के बारे में? देखिए, इस नाटक को इस रूप में देखना चाहिए कि समाज में ये जो विकृत स्वरूप उत्पन्न हो रहा है, जी, जो स्त्री के साथ हुआ, वो अच्छा नहीं है जी, वो किसी भी समाज के, सभ्य समाज के लिए ये बेहतर नहीं है। तो इसको स्त्री पक्ष के रूप में देखना पड़ेगा। आप सिर्फ पुरुष होकर के इस नाटक को नहीं देख सकते जी। इसको आपको अधिकतर जो नाटक है उसको स्त्री होकर के देखना होगा, एक स्त्रीण भाव आपके अंदर में रखना होगा, तभी आप इस नाटक के साथ जज कर पाएंगे और इसको निर्णय दे पाएंगे, न्याय दे पाएंगे। मतलब स्त्रीवादी नज़रिए से आप बोल रहे हैं नाटक को देखना पड़ेगा, तभी जी। आप जज कर पाएंगे। जज कर पाएंगे, स्त्रीण भाव रखना होगा किसी भी हालत में। कौन सा भाव सर? स्त्रीण भाव। अच्छा, स्त्रीण भाव रखना पड़ेगा जी, मतलब संवेदना को पूरी तरीके से जी, समझने के लिए। जी हाँ। अच्छा सर, ये बताइए, इस जैसे कि एक सवाल है कि रंगमंच में जैसे स्त्री निर्देशिकाओं के आने से रंगमंच में क्या फ़र्क पड़ा है? ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि
जैसे पुरुषवादी समाज कहते हैं कि पुरुषों को लेकर के ज़्यादा काम हुआ, तो हम ये समझते हैं कि जब स्त्रियां निर्देशिका होंगी तो वो अपने भावों को सजगता से रख सकती हैं, अपने भावों को प्रबल रूप से रख सकती हैं, पूरी ताकत के साथ रख सकती हैं, ताकि हम उनके अंदर जो हलचल चल रहा है उसको भी समझने में हमें सहूलियत होगी। जी। तो जैसे कि पहले एक हमारा जो रंगमंच था, या तो मजबूरी बोलिए या कुछ किसी पुरुषवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुति थी, लेकिन महिला निर्देशकों के आने से क्या फ़र्क जैसा आपको लग रहा है, कैसे आप देख रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जो स्त्री के कोमल भाव होते हैं, पहले क्या था, लोक नाटकों में भी स्त्री पात्र पुरुष ही गया करते थे, क्योंकि स्त्रियां इसमें नहीं आ रही थी। तो कालांतर में काल बदलने के बाद जब स्त्रियां प्रवेश की रंगमंच में, तो जैसे वो भाव बदले, काम करने के, अभिनय करने के भाव बदले, उसी तरह से निर्देशिका जब आएंगी, निर्देशन में जब स्त्रियां आएंगी, तो निश्चित रूप से वो कोमलतम भाव जो स्त्रियों के हृदय में होते हैं वो भी हम लोग के सामने में आएंगे, समाज के सामने में निखर कर के सामने आएगा, और मुखर रूप से वो अपनी बात को कह सकेंगी और मजबूती से उसे दिखा सकेंगी, और हम भी समझ सकेंगे। हो सकता है कि कुछ जगहों पे हम स्त्री पात्रों को लेकर के स्त्रीण भाव रख करके भी काम कर रहे हों, लेकिन वो मनोदशा और वो कोमलतम भाव शायद हम नहीं निकाल पा रहे हों, तो वो उनकी तरफ से निकल सकता है। तो मतलब मतलब कि आपको लगता है कि इनके आने से कुछ डेवलपमेंट रंगमंच का कुछ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, चीज़ें और बदलेंगी और रंगीन होंगी, और उसमें कलर्स भरेंगे रंगमंच में, अभिनय के क्षेत्र में हो, निर्देशन के क्षेत्र में हो, लाइट के क्षेत्र में हो सकता है कि वो कलर, वो रंग हम मंच पे नहीं दिखा पा रहे हों जो स्त्रियां सोचती हैं, जो देखती हैं। जैसे स्त्रियों के आने से डोमकच जैसा जो लोक नाट्य है जो हमारे यहाँ होता रहा है, वो जब स्त्रियां आएंगी तो वो उन घटनाओं को जो हम पुरुष लोग ताक झांक करके देख करके दिखा सकते थे, वो अब जो जी रही थी वो दिखा सकती हैं। तो वो ज़्यादा मजबूती से अपने चीज़ों को व्यक्त कर सकती हैं। जी सर, अभिनय के क्षेत्र में, निर्देशन में भाव, हाँ, और सर और क्या बता रहे थे? रंग, कलर मतलब, हाँ, कलर, जैसे जो लाइट है, जो लाइट डिज़ाइन हम लोग करते हैं, तो हो सकता है कि जो लाइट हम नहीं सोच पा रहे हैं किसी दृश्य में, जो हम नहीं सोच पा रहे हैं वो सोच पाएँ जी, और उससे उस दृश्य की महत्ता और बढ़ जाए जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सर लाइट के अलावा कॉस्ट्यूम्स हैं, कलर के मामले में तो स्त्रियां बहुत माने निपुण होती हैं, जितना जो कलर हम नहीं देख सकते वो चयन करती हैं, तो पात्रों के लिए वो चयन कर सकती हैं। कलर्स, जो टेक्सचर है, कपड़े की क्वालिटी है, तो हर क्षेत्र में रंगमंच के मुझे लगता है कि समुचित विकास में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान होगा अगर वो आएंगी तो। जी। अच्छा सर, पटना में, बिहार और पटना में इनके आने से आपको क्या लग रहा है? इनके आने से कुछ फ़र्क पड़ा है या कुछ नया कुछ आपको लग रहा है कि हुआ है या और हो रहा है और होगा? कैसा डेवलप हो रहा है अभी, चूँकि जो निर्देशिकाएँ आ रही हैं, मुझे लगता है कि अभी जो पुरुषों द्वारा सीखे गए गुण हैं उनको लेकर आ रही हैं। अच्छा, अभी उनके भाव आने बाकी हैं जी, उनके अंदर के जो मर्मस्पर्शी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पे लिखना भी बाकी है और उसे प्रदर्शित होना भी बाकी है, वो भी और आएंगी। अभी प्रारंभ है, बस यही कहा जा सकता है। अच्छा, अभी आप बस प्रारंभ मान रहे हैं? जी हाँ, मतलब अभी ज़्यादा टाइम लगेगा? हाँ, अभी समय लगेगा जी। अच्छा सर, आपने इस नाटक में लेखिका के मूल आलेख से अलग कुछ करने का प्रयास किया है? जो उन्होंने रंग निर्देश दिए हैं उससे अलग? हमने बिल्कुल अलग ही उन निर्देशों को मैंने बहुत पालन नहीं किया है। किस क्षेत्र में सर? वो क्षेत्र जैसे वो कहते हैं कि घर में दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसी, ये घुसे लोग, और फिर अंदर में एक कमरे की दरवाज़ा खोल कर अंदर गई, बिस्तर पे वहाँ गई, वहाँ पकड़ने के लिए सब लोग पकड़े। तो हम वो बिस्तर वो दिखाने के बजाय हम एक अपने सेटअप में उसको हमने दिखाने का प्रयत्न किया। अच्छा, खुला दरवाज़ा है, खुले हुए 2 दरवाजे हैं, उसी से एग्जिट एंट्री हो रहा है, और वही दरवाज़ा जो है गेट का भी बन रहा है, वही दरवाज़ा रूम का भी बन रहा है। तो ये जो छोटे छोटे प्रयोग हैं हमने किए हैं। और एक तो ये हो गया, और सर, और जो नाटक होता है
तो नाटक के लिए अलग मंच की आवश्यकता है। हमने अलग मंच नहीं बनाया है उस नाटक में। जी, एक ही में दोनों नाटक चल रहे हैं? हाँ, दोनों चल रहे हैं। अलग मंच नहीं, एक ही मंच से दोनों चल रहे हैं, एक ही दोनों घटनाएं पेश हो रही हैं। मंच से दोनों कहानियाँ साथ साथ चल रही हैं? साथ साथ चल रही हैं। और सर ऐसे बता दीजिए, जैसे प्रकाश में, अपने ध्वनि में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, वो तो गाना लिखा है उन्होंने। अच्छा। ध्वनि का प्रयोग हमने जो किया है उसमें कुछ आलाप हमने डाले हैं, कुछ हारमोनियम के जो पीसेज होते हैं वो हमने उसमें, जो हमारे म्यूज़िक के डायरेक्टर थे उन्होंने कुछ पुट्स डाले उसके अंदर में। जी। तो उस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और सर प्रकाश में तो सारा जो है वो क्या कहते हैं 40 बाई 30 के कमरे जैसा बना करके वो स्टेज होता है, उसी में सारा कुछ हम लोगों ने किया। और उसी में तरह तरह के लाइट लगा करके जोन्स अलग अलग बना करके हम लोगों ने अलग अलग घटनाओं को दिखाने का प्रयत्न किया। जी हाँ, इनके बारे में तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, या तो हाँ, इसमें तो उन्होंने ज़्यादा रंग निर्देश दिए और नहीं हैं। अभी मैं जितना भी बता पा रहा हूँ, जो याद आ रहा है वही मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसको किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। जी, तो सर मुझे और आपको लगता है कुछ छूट गया हो तो आप बता सकते हैं। आपको लग रहा हो कि जैसे कि कुछ आपने बताना सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विभा रानी जी ने अगले जन्म में बिटिया न कीजो जैसी रचना उन्होंने समाज के समक्ष रखा, ये अपने आप में अद्वितीय है। जी सर। स्त्री के आने से सबसे बड़ी बात ये आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप यही है कि जो स्त्री के जो भाव हैं, स्त्री की घटनाएं, जो घर के अंदर जो हिंसा हो रही है, उसको कैसे उन्होंने रखा घटना बना करके। तो ये भाव पहले शायद नहीं आ पाते। एक स्त्री के प्रवेश करने से ये सारे भाव निकल कर सामने आए हैं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी रचना है। और जो अभी घटनाएं घट रही हैं समाज में, उसको आईना के रूप में ये प्रस्तुत हुआ है। जी। अच्छा सर, इनका स्थान कहाँ पे इनका मंचन हुआ था और किस समय? कालिदास रंगालय में हमने किया था। अच्छा, कालिदास रंगालय में। हाँ। और कब सर? ठीक तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि 12-15 वर्ष तो हो ही चुका होगा। 12-15 वर्ष? एग्जैक्ट मैं बता दूंगा, क्योंकि फोल्डर वोल्डर कहीं पड़ा होगा तो वो मैं एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा कि फलाने डेट को हुआ था। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर।